इंडियन जी का सवाल है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, यूज़र नेम इनका इंडियन है। हम भी इंडियन हैं, आप भी इंडियन हैं, ठीक है। एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग, इसके बारे में ये समझना चाहते हैं ये होता क्या है, और रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के इस समय पोर्टफोलियो ऑफ एमएफ, इनका साइज जो है वो 1.5 करोड़, उम्र इनकी है 42। अगर 42 की उम्र में ये 1.5 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना चुके हैं तो अच्छी बात है, सही दिशा में आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर इनको रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के समय एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग करते रहनी है समय समय पे, तो उसके लिए क्या ध्यान रखें? ठीक है, एसेट एलोकेशन आपके रिस्क एपेटाइट का क्या बोलेंगे उसका बाई प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए कि अब जैसे आपने बोला आप 42 ईयर्स के हैं, आपके बाजू वाला बंदा हो सकता है कि 42 ईयर्स में उसके पास हो सकता है कि 20 करोड़ रुपया, हो सकता है कि आपके पास जो दूसरा बंदा है 42 साल की उम्र में उसके से 50 लाख रुपये। तो हर किसी का एसेट एलोकेशन उसकी प्रिपेयर्डनेस रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, आपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए कितना कवर कर लिया है। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो ऐसा बोला जाता है कि आप समझें जो भी आपका साल का अभी खर्चा है उसका अगर 25-30 टाइम का आपके पास एसेट बन गया मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घर देख लिया कि भाई ये भी मेरा एसेट है, पता चला ये घर में तो रह ही रहे हैं, इसका कुछ कर नहीं सकते, इसको बेच दिया तो हम जाके कहाँ रहे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 25-30 टाइम का आपने एसेट बना लिया है जो आपके समय आने पे एक तो आप इस्तेमाल कर सकें और वो आपको आने वाले समय में कमा के दे सके, दोनों बहुत ज़रूरी होता है। आपका एसेट का फ़ायदा तभी होता है जब वो कमा के दे पाए आप, अदरवाइज़ कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, समय आने पे काम हो सके। तो कई लोगों को मेरे पास आता है कि भाई मेरे पास 2 घर हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो जब आप 2 घर का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो एक तो निकाल दीजिए आपके रहने का घर। दूसरा, आपका जो भी मार्केट प्राइस आप लेके आते हैं, चूँकि होता क्या है घर के साथ हमारा होता है इमोशनल अटैचमेंट, या हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा होता है इमोशनल अटैचमेंट, और इसके कारण हम उसकी वैल्यूएशन हमेशा हायर साइड में कर डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक अगर नॉर्मल पूछा जाए कि हाँ भाई तुम्हारे मोहल्ले में घर का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, तो फॉर एक जनरल मान लीजिए कि कोई कहता है कि 1 से सवा करोड़ का, तो सामने वाला बंदा आपको कभी आके नहीं बोलेगा कि मेरा घर का वैल्यूएशन 1 करोड़ का है, वो अपर एंड ऑफ द रेंज आके बोलेगा कि मेरे पास सवा करोड़ का घर है, और वहीं पे गलती होती है। आप जब इन सब एसेट की इवैल्यूएशन करते हैं अपने समझ के लिए, नॉट फॉर द सेल, अपने समझ के लिए, अपने एनालिसिस के लिए कंजर्वेटिव एस्टीमेट लीजिए। क्यों लेना चाहिए कंजर्वेटिव एस्टीमेट? आपका, आप बोलिए 1 करोड़ का घर है, आप बेचने जाइए, आपकी शुरुआत 75 लाख से ही होगी और शायद वो 80 के ऊपर बिके भी नहीं। बिकॉज़ जब आप बेचने जाते हैं तो सामने वाला खरीदार आपकी मजबूरी उठाएगा। लेकिन हाँ, कभी अपॉर्च्युनिटी आई तो एक की चीज़ सवा में भी बिक जाती है। लेकिन इन जनरल, इसलिए आप जो अपने एसेट की वैल्यूएशन करते हैं, किस तरह से केयर करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टू असेस कि आपके पास एक्चुअली रियल कंज्यूमेबल और यूजेबल एसेट कितने का है। अब आते हैं आपके एसेट एलोकेशन 1.5 करोड़, बिना आपके रिस्क एपेटाइट के कोई भी एसेट एलोकेशन एक गलत एसेट एलोकेशन होगा। फिर भी मान लीजिए कि आप 42 इयर्स के हैं और आज के तारीख में आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 के नीचे कंसीडर नहीं करनी चाहिए, एंड देयरफॉर इन जनरल आपका 60% के आसपास रिस्क एसेट में एक्सपोजर होना चाहिए बेस्ड ऑन आपका रिस्क एपेटाइट, अगेन एट द रिस्क ऑफ मल्टीपल रेपिटेशन। बिना रिस्क एपेटाइट के, बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के कोई भी एसेट एलोकेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर थंब रूल के हिसाब से बोले तो हो सकता है आप 60% के आसपास का अपना रिस्क एसेट में डाल सकते हैं और 40% के आसपास आप नॉन रिस्क में डाल सकते हैं। रिस्क एसेट में क्या डाल सकते हैं? रिस्क एसेट में आप इक्विटी डाल सकते हैं, रियल एस्टेट डाल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ गोल्ड भी रिस्क एसेट ही है, बहुत हाईली वोलेटाइल है, चलता है तो चलता रहता है, गिरता है तो गिरता रहता है। नॉन रिस्क में क्या डाल सकते हैं जिसपे आपको इनकम हमेशा आ सकती है? बैंक एफडी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस एफडी हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, पीएफ हो सकता है, पेंशन स्कीम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस तरह से आपका एलोकेशन होना चाहिए। अब आप फिर पूछेंगे कि इसमें फर्दर कैसे एलोकेशन होना चाहिए? देखिए, मैं यही सबको कहता हूँ कि आप
गोल्ड और सिल्वर अपना 5-5% एलोकेट कर लीजिए। कई जगह लोग 15-15% कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन होना चाहिए। एक डिसेंट 5-5% करके अपने एसेट का रखना चाहिए, बिकॉज़ विद इन गोल्ड देयर इज़ नो अदर एसेट टू एलोकेट। इट इज़ जस्ट वन एसेट यू हैव टू एलोकेट। विद इन इक्विटी आपके पास मल्टीपल सेक्टर्स हैं, मल्टीपल कैप्स हैं, एमएनसी स्टॉक्स हैं, इतने सारे हैं कि आप बहुत सारे एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड खरीदा मतलब ये गोल्ड है, यही गोल्ड है, यही खरीदा। तो एक गोल्ड आप बहुत ज़्यादा कर देंगे अपने एसेट में तो वो भी स्क्यूनेस है। इसलिए एक इन जनरल आप ऐसा रखिए, और एसेट एलोकेशन की अलग-अलग थियरी डिपेंड करेगी आपके रिस्क प्रोफाइलिंग पे अकॉर्डिंग टू मी। जी। अब यहाँ पे कई और चीज़ें हैं, ये ऐसा विषय है जिस पर घंटे भर आराम से बात की जा सकती है सिर्फ इसी एक सवाल पे। कई सारी चीज़ें और जो शायद दर्शकों को ध्यान रखनी चाहिए, हमारे मित्रों को, कि अ, जब भी आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो उसके बीच में आप लिक्विडिटी का, यानी कौन से एसेट को कितनी जल्दी बेच करके हाथ में पैसा लिया जा सकता है, ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह, मतलब उसमें ग्रोथ कितनी है और नहीं है उसकी बहस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके हाथ में सोना है तो उसको बेच करके आप कितनी जल्दी पैसा ले सकते हैं। शायद जल्दी ले सकते हैं, लेकिन मकान है तो उसको बेचने में आपको पता नहीं कितना समय लग जाएगा, भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कुछ भी समय लग सकता है अगर आप एक मकान बेचने जाएँ। सोना बेचने जाएँ तो जल्दी बिक जाएगा, लेकिन आप जो भाव सोचते हैं, असल में जो खबरों में सुनते हैं, जो भाव आप सोचते हैं कि हमारे सोने की ये कीमत है, जब आप बेचने के लिए जाएँगे तो शायद वो कीमत ना मिले। तो वो भी एक पहलू है फिज़िकल मामले में। अगर आपने ईटीएफ ले रखा है तब वो समस्या नहीं आएगी। तो ये सारी कई सारी चीज़ें हैं, उन सबको ध्यान में रखना है और अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग लगातार आपको समझते रहनी है। वो रिस्क प्रोफाइलिंग हमेशा बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि हमारी ये रिस्क प्रोफाइल है और 2 साल बाद आपकी वही रिस्क प्रोफाइल रहेगी, 5 साल बाद वही रहेगी। रिस्क प्रोफाइल बदलते रहती है। इसलिए इन सब चीज़ों पर हमेशा पेशेवर सलाह लेकर के आप अगर अपनी योजना बनाते रहेंगे बीच-बीच में तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।